बच्चों, हम बात कर रहे हैं लेखांकन अनुपात की और हमने पिछले वीडियो में ही आपकी पाठ्यपुस्तक के इस अध्याय के अंकित प्रश्नों को हल करना शुरू कर दिया था और पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज भाग 12 में हम बात करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक के अंकित प्रश्न संख्या 11 से लेकर 17 तक। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के अंकित प्रश्न। अंकित प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित जानकारी से परिकलित करें। सकल लाभ अनुपात यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, रहतिया आवर्त अनुपात स्टॉक टर्नओवर रेशो, चालू अनुपात करंट रेशो, तरल अनुपात लिक्विड रेशो, निवल लाभ अनुपात यानी कि नेट प्रॉफिट रेशो और कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। प्रचालन से आगम 25,20,000, बिक्री आपको दी गई है 25,20,000, निवल लाभ नेट प्रॉफिट निकाल कर दिया गया है 3,60,000 रुपए। प्रचालन से आगम की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है 19,20,000 रुपए। दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन 9 लाख रुपए। व्यापारिक देय यानी कि ट्रेड पेएबल ये दिया गया है 2 लाख रुपए। औसत रहतिया एवरेज स्टॉक 8 लाख रुपए। तरल परिसंपत्तियां यानी कि लिक्विड एसेट्स 7,60,000 रुपए। स्थायी परिसंपत्तियां 14,40,000 रुपए। चालू दायित्व 6 लाख रुपए। साथ ही साथ ब्याज व कर से पूर्व निवल लाभ दिया गया है 8 लाख रुपए। 2 लाभ दिए गए हैं, इसका मतलब 1 लाभ कर से पहले का है और 1 लाभ कर के बाद का है। आगे की अगर बात करें तो जो सूचनाएं दी गई हैं उसमें सबसे पहला जो रेशो पूछा गया है वो पूछा गया है सकल लाभ अनुपात, लेकिन प्रश्न को देखने पर हमें सकल लाभ कहीं पर भी नजर नहीं आता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। और प्रश्न में अगर देखूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,20,000 दिया गया है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन सकल लाभ की गणना बहुत आसानी से की जा सकती है यदि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया जाए और यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया गया है 19,20,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब बिक्री में से बेचे गए माल की लागत को घटा देते हैं तो अंतर की राशि जो होती है वो सकल लाभ कहलाती है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। मेन फॉर्मूला आपके सामने है, लेकिन यहां पर हमारे पास नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट की गणना के लिए प्रश्न में यह फॉर्मूला आपको लगाना होगा। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया गया है वो दिया गया है 25,20,000 रुपए। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया गया है वो दिया गया है 19,20,000 रुपए। और 25,20,000 में से 19,20,000 घटाने के बाद जो राशि बचेगी वो बचेगी 6 लाख रुपए, यानी कि यहां पर सकल लाभ की राशि है 6 लाख। अब मेन फॉर्मूले में आप वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट जिसकी राशि है 6 लाख रुपए और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि दिया गया है 25,20,000 रुपए वो रख दीजिए और फिर इसके परसेंटेज की कैलकुलेशन कर दीजिए। और जब आप इसे हल करते हैं तो आपका सकल लाभ अनुपात जो होगा वो होगा 23.81% के आसपास। सकल लाभ अनुपात की गणना करने के बाद दूसरा अनुपात इन्होंने पूछा है रहतिया आवर्त अनुपात यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो। और स्टॉक टर्नओवर रेशो की गणना का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,20,000 है और एवरेज स्टॉक भी यहां पर आपको तैयार दिया गया है जिसकी जो मूल्य है जिसका वो दिया गया है 8 लाख रुपए। तो स्टॉक टर्नओवर के मेन फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक, और दोनों ही चीजें प्रश्न में उपलब्ध है इसलिए बहुत ही आसानी से आप स्टॉक टर्नओवर की गणना कर सकते हैं। 19,20,000 में आप 8 लाख
जो कि एवरेज स्टॉक दिया गया है उसका भाग देंगे और आपका स्टॉक सीधा सीधा आ रहा है 2.4 टाइम्स टर्नओवर्स को आप गुना या टाइम्स में प्रकट करें। ये ध्यान रखें सभी आवर्त अनुपात को। अगले अनुपात की अगर हम बात करें तो अगला अनुपात जो पूछा गया है वो पूछा गया है चालू अनुपात यानी कि करंट रेशो। और करंट रेशो का जो फॉर्मूला है वो है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर अगर हम बात करें तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करने के लिए पहले आपको देखना होगा कि करंट लायबिलिटीज तो आपको दी गई है लेकिन करंट असेट्स नहीं दी गई, बल्कि आपको दी गई है लिक्विड असेट्स 7,60,000 रुपए। 7,60,000 की लिक्विड असेट्स में यदि आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हो तो इन दोनों को जोड़ दें तो लिक्विड असेट्स बदल जाती है करंट असेट्स में। प्रश्न में प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नहीं है लेकिन स्टॉक है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी सी परेशानी ये है कि स्टॉक यहां पर हमें केवल एवरेज स्टॉक दे रखा है और एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करके निकाला जाता है, जबकि करंट असेट्स की गणना करने के लिए लिक्विड असेट्स में जो स्टॉक जोड़ा जाता है विद्यार्थियों वो होता है अंतिम रहतिया। अगर इस प्रश्न में कहीं पर भी हमें प्रारंभिक रहतिया दिया जाता तो हम ओपनिंग स्टॉक की सहायता से क्लोजिंग स्टॉक की गणना कर लेते, लेकिन इस प्रश्न में वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी उपलब्ध नहीं है। तो क्या मानना चाहिए? ऐसा मान लेना चाहिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की राशि समान है और जब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की राशि समान होगी तो जो औसत स्कंद आएगा वो भी उन दोनों के बराबर ही आएगा। इस कारण यहां पर इस प्रश्न में आपको ये अजम्पशन लेनी होगी कि जो अंतिम रहतिया है वो औसत स्कंद के बराबर है। तो अब बात करते हैं करंट रेशो की। करंट रेशो का जो मेन फॉर्मूला है वो है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज प्रश्न में दी गई है। करंट असेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना होगा? लिक्विड असेट्स आपको प्रश्न में दी गई है 7,60,000 रुपए। स्टॉक आपको नहीं दिया गया है तो हमने औसत स्कंद को ही क्या मान लिया है? क्लोजिंग स्टॉक मान लिया है। तो जाओ बात करें अगर करंट असेट्स की तो इनका मूल्य आता है 15,60,000 और अब आप करंट रेशो की अगर गणना करेंगे तो करंट असेट्स है 15,60,000 और करंट लायबिलिटीज जो है वो दी गई है 6 लाख रुपए, जैसा कि प्रश्न में उपलब्ध है। और जब इस अनुपात को आप हल कर लेते हैं तो आपका जो अनुपात है वो आता है 2.6 अनुपात 1, यानी कि आपके चालू दायित्वों की तुलना में चालू संपत्तियां 2.6 गुनी हैं। अब एक नोट जो हमने लगाया है जो आपको समझा चुके हैं उसे समझा देते हैं। सूचना के अभाव में यह मान लिया गया है कि प्रारंभिक स्कंद व अंतिम स्कंद की राशि समान है, अतः औसत स्कंद भी उनके समान होगा। इस कारण हमने औसत स्कंद को ही क्लोजिंग स्टॉक मानते हुए इसमें ऐड कर दिया है। अगली बात करते हैं। अगला रेशो जो पूछा गया है वो पूछा गया है तरल अनुपात, लिक्विड रेशो। और लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स 7,60,000 रुपए आपको दी गई है और करंट लायबिलिटीज जो आपको दी गई है वो दी गई है 6 लाख। और जब आप इसे हल करते हैं तो आपका अनुपात निकल कर आता है 1.27 अनुपात 1। अगला अनुपात अगर हम बात करें तो इन्होंने पूछा है निवल लाभ अनुपात यानी कि नेट प्रॉफिट रेशो। और नेट प्रॉफिट रेशो की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा सो। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो वो दिया गया है आपको 3,60,000 रुपए और प्रचालन से आगम आपको दी गई है 25,20,000 रुपए। तो सभी चीजें तैयार है। नेट प्रॉफिट 3,60,000 रुपए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,20,000 रुपए गुणा 100। और जब इसका रेशो आप निकालते हैं तो ये आता है 14.29%। लास्ट एंड फाइनल रेशो है कार्यशील पूंजी
आवर्त अनुपात, यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और इसके सूत्र की अगर बात करूं तो इसका सूत्र होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो यहां अगर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात की जाए तो वो है 25,20,000 और वर्किंग कैपिटल, जैसा कि आप जानते हैं कि चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के अंतर को यहां पर वर्किंग कैपिटल कहा जाता है और वो ही शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है। तो करंट असेट्स जिसकी आप गणना कर चुके हैं स्टूडेंट्स 15,60,000 रुपए और करंट लायबिलिटीज जो कि प्रश्न में दी गई है 6 लाख। तो जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो आपके वर्किंग कैपिटल की राशि आती है 9,60,000 रुपए। 25,20,000 में 9,60,000 की वर्किंग कैपिटल का जब आप भाग देते हैं तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकल कर आता है 2.625 टाइम्स, यानी कि 2.625 गुना। इसी के साथ प्रश्न संख्या 11 पूरा होता है। अब बात करते हैं अगले अंकित प्रश्न की, अंकित प्रश्न संख्या 12। निम्न जानकारी से कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, ऋण समता अनुपात तथा स्वामित्व अनुपात, 3 अनुपात आपको कैलकुलेट करने हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। सूचनाएं जो दी गई हैं वो इस तरीके से हैं। प्रदत्त पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख है। चालू परिसंपत्तियां करंट असेट्स जिनकी कीमत 4 लाख दी गई है। प्रचालन से निवल आगम यानी कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है 10 लाख रुपए। 13% ऋण पत्र जिनकी कीमत 2 लाख रुपए है और चालू दायित्व जो कि दिए गए हैं 2,80,000 रुपए। अब बात करते हैं एक एक रेशो की। पहला पूछा गया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 10 लाख दिया गया है और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, जैसा कि पिछले सवाल में भी हमने निकाला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। तो मेन फॉर्मूला नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। लेकिन पहले वर्किंग कैपिटल की गणना करते हैं। तो यहां पर जो करंट असेट्स का मूल्य दिया गया है वो दिया गया है 4 लाख रुपए और जो करंट लायबिलिटीज का मूल्य दिया गया है वो दिया गया है 2,80,000 रुपए। तो 4 लाख में से 2,80,000 रुपए लेस करेंगे और जब ऐसा करेंगे तो ये राशि निकल कर आती है 1,20,000 रुपए। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि दिया गया है 10 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल 1,20,000 और जब आप इसे हल करते हैं तो लगभग आता है 8.33 टाइम्स। अगला अनुपात पूछा है ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात का जो फॉर्मूला है वो है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करूं तो प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई है उससे केवल मुझे डिबेंचर ऐसे नजर आते हैं जो कि दीर्घकालीन दायित्व के रूप में हैं। इसी तरीके से अगर शेयर होल्डर फंड की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड में मुझे केवल पेड अप शेयर कैपिटल नजर आती है। तो प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे? लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट में केवल डिबेंचर हैं जिनकी कीमत है 2 लाख और साथ ही साथ शेयर होल्डर फंड में केवल पेड अप शेयर कैपिटल है जिसकी कीमत 5 लाख। फॉर्मूले में वैल्यूज को रख दीजिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट 2 लाख और शेयर होल्डर फंड 5 लाख और जब आप इसे हल करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आती है 0.40:1। अगले अनुपात की बात करते हैं। अगला अनुपात इन्होंने पूछा है स्वामित्व अनुपात, प्रॉपर्टी रेशियो। और प्रॉपर्टी रेशियो का जो फॉर्मूला है, वैसे आपको 2 फॉर्मूले इसके बारे में बताए गए हैं लेकिन ज्यादातर जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन
सॉरी प्रॉपर्टी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि शेयर होल्डर फंड और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, आपका शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो होती है वो। कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटी साइड की सभी मदों को लेना है, केवल करंट लायबिलिटीज को नहीं लेना है, सीधी सी बात है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो यहां पर अगर बात करूं तो शेयर होल्डर फंड तो 5 लाख होगा, क्योंकि यहां पर 5 लाख ही शेयर होल्डर फंड है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड के साथ साथ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और आ जाएंगी, तो वो डिबेंचर है। तो देखिए इसे किस तरीके से हल करेंगे। शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि लॉन्ग टर्म फंड होता है, शेयर होल्डर फंड आप पिछले सवाल में निकाल चुके हैं जो कि है 5 लाख रुपए पिछले एग्जाम उसमें रेशो में। कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो वो किस तरीके से निकाला जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल जो कि है 5 लाख प्लस डिबेंचर जो कि है 2 लाख, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख, शेयर होल्डर फंड 5 लाख बटा कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है 0.71:1। अब बात करते हैं अगले अंकित प्रश्न की, अंकित प्रश्न संख्या 13। रहतिया आवर्त अनुपात परिकलित कीजिए यदि प्रारंभिक रहतिया 76,250 रुपए, अंतिम रहतिया 98,500 रुपए, विक्रय 5,20,000 रुपए, विक्रय वापसी 20,000 रुपए और क्रय 3,22,250 रुपए दिया गया हो। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो अनुपात पूछा है वो पूछा है रहतिया आवर्त अनुपात, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के 2 तरीके हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस प्रश्न में ग्रॉस प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं दिया गया है। दूसरा तरीका है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां पर उससे संबंधित सूचनाएं दी गई हैं, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री दिया गया है 76,250 और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया गया है 98,500 और साथ ही साथ परचेज दिया गया है 3,22,250। 3,22,250 में ओपनिंग इन्वेंट्री जोड़ देंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री को घटा देंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो नो प्रॉब्लम। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो यहां इस विक्रय का और इस विक्रय वापसी का कोई रोल नहीं है, यूज हो सकते थे यदि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी स्टॉक टर्नओवर निकाला जा सकता है सूचना के भाव में, लेकिन अभी ये यहां पर यूजलेस है। तो बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर का मेन फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, दी गई सूचनाओं के अनुसार ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ेंगे और क्लोजिंग जो स्टॉक है उसे लेस करेंगे। तो यहां ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना है 76,250 प्लस परचेज कितनी है, परचेज की अगर मैं बात करूं तो वो है 3,22,250 और अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो वो दिया हुआ है 98,500 रुपए। जब इन तीनों को जोड़ बाकी करने के बाद आप वैल्यू निकालते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आती है 3 लाख रुपए। अब बात करते हैं एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री की, तो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 76,250 और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है 98,500। दोनों को जोड़कर जब आप 2 का भाग देते हैं तो इसकी गणना आती है 87,375 रुपए, यानी कि आपका औसत स्कंद आता है 87,375 रुपए। अब मेन फॉर्मूले में चलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि दी गई है 3 लाख, जो कि आपने ज्ञात करी है इस तरीके से, और अगर एवरेज स्टॉक की बात करें तो वो दे रखा है 87,375। 87,375 औसत स्कंद का जब 3 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप भाग देते हैं तो आपका स्टॉक टर्नओवर निकल कर आता है 3.43 टाइम्स।
इसी के साथ प्रश्न संख्या 13 भी पूरा होता है। अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 14 की। नीचे दिए गए आंकड़ों से रहतिया आवर्त अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि फिर से आपको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। वर्ष के प्रारंभ का रहतिया 10,000, वर्ष के अंत का रहतिया 5,000, ढुलाई 2500, प्रचालन से आगम 5,000 और क्रय दिया गया है 25,000 रुपए और आपको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फिर से वही बात, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री से निकल जाएगा। और अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरीज, क्योंकि यहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए बात करते हैं मेन फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को कैसे काउंट किया जाएगा उसकी बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 10,000 दिया गया है, परचेज 25,000 और 2500 आपको कैरीज दी गई है। तो 10,000 प्लस 25,000 प्लस 2500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि दिया गया है 5,000 रुपए। और जब आप इसे हल करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है 32,500 रुपए। साथ ही साथ बात करते हैं एवरेज स्टॉक की। एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 5,000 भाग 2, तो ये आता है 7500 रुपए। अब मेन फॉर्मूले में वैल्यूज को रखें, 32,500 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये है 7500। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है 4.33 टाइम्स। प्रश्न संख्या 14 भी पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 15। एक व्यावसायिक फर्म का औसत रहतिया 20,000 रुपए। हाँ जी, एवरेज स्टॉक दिया गया है 20,000 रुपए। यदि रहतिया आवर्त अनुपात 8 गुना है और फर्म विक्रय पर 20% सकल लाभ पर माल बेचती है, लाभ की दर विक्रय पर है, इस बात का ध्यान रखें, 20% पर बेचती है तो फर्म का लाभ सुनिश्चित कीजिए। यानी कि यहां पर आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो की सहायता से सकल लाभ ज्ञात करना है। कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले आपको एवरेज स्टॉक दिया गया है और साथ ही साथ स्टॉक टर्नओवर का उत्तर दिया गया है 8 गुना। इसकी सहायता से आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। पहले इसी की बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। आपको एवरेज स्टॉक दिया गया है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया गया है, तो आप इसकी सहायता से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि हम x मानकर करते हैं। तो यहां पर अगर बात करूं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 8, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप मानेंगे x और ये आएगा 20,000। तो आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू 1,60,000 रुपए, जैसा कि यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1,60,000 रुपीज निकाल लिया है, आपने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन अब अगर बात करें तो फर्म विक्रय पर 20% कमाती है, जबकि जो 1,60,000 रुपए आपने गणना की है स्टूडेंट्स, वो तो लागत है। और जब लाभ की दर विक्रय पर हो लेकिन आपके पास लागत उपलब्ध हो तो लाभ की गणना कैसे की जाती है वो बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, लाभ की दर जिस पर दी जाए उसे 100 माना जाता है। लाभ की दर 2 ही चीजों पर आपको मोस्टली मिलेगी, या तो लागत पर या विक्रय पर। अगर विक्रय पर है तो माना विक्रय 100 और अगर लागत पर है तो माना लागत 100। तो इस प्रश्न में 20% विक्रय पर है तो आप कहेंगे माना विक्रय मूल्य 100, लाभ 20, तो लागत 80 होगी,
क्योंकि विक्रय का मतलब है 100 रुपए में किसी चीज को बेचा, 20 रुपए का उस पर लाभ कमाया, तो इसका मतलब उसे 80 रुपए में खरीदा या फिर बनाया है। अब सकल लाभ किस तरीके से निकालेंगे? आपको पता है कि आपकी लागत 1,60,000 रुपए है और आपको कल भी मिसिंग वाले प्रश्न को हल करते समय बताया था कि जो चीज आप यहां पर रखेंगे 1,60,000, वो ही चीज आप यहां पर रखेंगे। तो यहां 1,60,000 लागत है और यहां पर लागत कितनी है? 80 और लाभ कितना है? 20। अब आप इसे हल कर सकते हैं और जब आप इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका सकल लाभ जो आएगा वो आएगा 40,000 रुपए। आप चाहें तो इस प्रश्न को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं मैं बताता हूं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,60,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 है। यदि आप इसे जोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख आता है। सकल लाभ की दर विक्रय का 20% है। अब आपके पास विक्रय उपलब्ध है 2 लाख रुपए और 2 लाख का अगर आप सिंपल 20% निकालेंगे तो आपका सकल लाभ कितना आएगा? 40,000 रुपए, जो कि हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले हमारे पास विक्रय उपलब्ध नहीं था, लेकिन सकल लाभ की गणना करने के बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने सकल लाभ को जोड़ दिया, उससे विक्रय निकल आया और फिर विक्रय पर नॉर्मल तरीके से हम सकल लाभ की गणना कर पाए हैं। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 16। आपने एक कंपनी की 2 वर्ष की निम्न सूचनाएं एकत्र की। 2015-16 और 16-17 1 अप्रैल को व्यापारिक प्राप्य 4 लाख और 5 लाख, यानी कि ये 2015-16 का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है और ये 2016-17 का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है। 31 मार्च को व्यापारिक प्राप्य, इसका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिया गया और इसका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया गया है 5,60,000 रुपए। 31 मार्च को व्यापारिक रहतिया 6 लाख और 9 लाख स्टॉक दिया गया है जो कि क्लोजिंग है 6 लाख और 9 लाख। प्रचालन से आगम, सकल लाभ से प्रचालन से आगम की लागत का 25% है और आगम दी गई है 20 लाख रुपए और साथ ही साथ 24 लाख रुपए। यहां आपकी पाठ्यपुस्तक में 3 लाख छपा हुआ है जो गलत है, उसे सही कर लीजिएगा। 20 लाख प्रथम वर्ष का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और दूसरे वर्ष का है 24 लाख रुपए। अब बात करते हैं रहतिया आवर्त अनुपात तथा व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात परिकलित कीजिए। आपको दोनों वर्षों का स्टॉक टर्नओवर रेशो और साथ ही साथ आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की गणना करनी है। पहले बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर की। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। अगर मैं बात करूं दोनों वर्षों की स्टूडेंट्स, तो इस वर्ष के लिए तो मैं एवरेज स्टॉक निकाल पाऊंगा क्योंकि 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया गया है और 15-16 का 6 लाख रुपए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 16-17 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। लेकिन 15-16 का एवरेज स्टॉक निकालने के लिए मुझे 14-15 का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए जो कि 15-16 का क्या बनता? ओपनिंग स्टॉक बनता, जो प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो जरा गौर फरमाइएगा, जब 2 वर्षों के सवाल को आप हल कर रहे हैं या 2 वर्षों के लिए किसी अनुपात को आप निकाल रहे हैं तो जरूर उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आप गणना कर रहे हैं और तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव है जब दोनों में फॉर्मूले एक जैसे यूज हुए हों। तो यहां पर आपको बताया गया था कि जब एवरेज स्टॉक निकालना पॉसिबल ना हो तो आप केवल क्लोजिंग स्टॉक को भी रखकर स्टॉक टर्नओवर की गणना कर सकते हैं। तो यहां मैं 2015-16 के लिए 6 लाख को रखकर स्टॉक टर्नओवर की गणना करूंगा और 2016-17 के लिए 9 लाख को रखकर ही मैं स्टॉक टर्नओवर की गणना करूंगा। एवरेज स्टॉक नहीं निकालूंगा ताकि दोनों वर्षों में समानता रहे। दूसरी बात आती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया गया है और सकल लाभ की दर दी गई है, तो इसे निकालना तो बहुत आसान होगा। बात करते हैं प्रश्न को इस तरीके से हल किया जाएगा। सबसे पहले इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। 2 वर्षों का आपको हल करना है, इस तरीके से आपको ये डालने होंगे। लेकिन स्टॉक टर्नओवर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट की गणना करनी होगी, तभी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटाकर
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की गणना कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। यहां पर सकल लाभ की दर लागत का 25% दी गई है और प्रश्न में लागत उपलब्ध नहीं है, प्रश्न में तो 2 वर्ष का विक्रय दिया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आपको प्रश्न को हल करना होगा। माना लागत 100 उसे माना जाता है जिस पर लाभ की दर दी जाए। तो माना लागत 100 रुपए, लाभ 25, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 125, क्योंकि आपने लाभ कमाया है। लागत मतलब 100 रुपए में खरीदी, 25 रुपए का लाभ कमाया तो 125 में विक्रय किया। अब प्रथम वर्ष का सकल लाभ किस तरीके से निकालेंगे? जैसे कि आपको पता है प्रथम वर्ष की बिक्री है 20 लाख गुणा 25/125, और जब आप हल करते हैं तो आपके लाभ की राशि आती है 4 लाख रुपए। दूसरे वर्ष का सकल लाभ 24 लाख इंटू 25/125, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है 4,80,000 रुपए। अगर बात करें तो दोनों सकल लाभ हम गणना कर चुके हैं, प्रथम वर्ष का 4 लाख और दूसरे वर्ष का 4,80,000। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। 15-16 के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 20 लाख माइनस 4 लाख, और जब आप इसे हल करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 16 लाख रुपए। साथ ही साथ दूसरे वर्ष का जब आप निकालते हैं तो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है 24 लाख और 4,80,000 इसका सकल लाभ है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आती है 19,20,000 रुपए। हमें अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल चुकी है और एवरेज स्टॉक निकालना नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष का संभव है और 1 वर्ष का संभव नहीं है, इसलिए हम एवरेज स्टॉक नहीं निकालेंगे। इसके लिए हमने नोट भी लगाया है। दोनों वर्षों में समानता रखने के लिए 16-17 के लिए भी औसत स्कंद की गणना नहीं की जाएगी, बल्कि अंतिम स्कंद को ही काम में लिया जाएगा। जबकि 16-17 का एवरेज स्टॉक आप निकाल सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से, समानता की दृष्टि से दोनों में एक ही सूत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो अब आते हैं मेन फॉर्मूले पर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रथम वर्ष की है 16 लाख और एवरेज स्टॉक यानी कि 6 लाख ही आप रखेंगे, क्योंकि प्रथम वर्ष का स्टॉक है 6 लाख। दूसरे वर्ष की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 19,20,000 और इसका स्टॉक जो है वो कितना है 9 लाख। दोनों वर्षों का स्टॉक टर्नओवर जब आप निकालते हैं तो इसका आता है 2.67 टाइम्स, जबकि इसकी गणना जब आप करते हैं तो ये आता है 2.13 टाइम्स। ये तो बात हुई दोनों वर्षों के स्टॉक टर्नओवर रेशो की। अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल के लिए आपको एक बात बताना चाहूंगा। प्रश्न में यहां पर दोनों वर्षों के ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, क्योंकि डेट पर नोटिस करें आप 1 अप्रैल। इस वर्ष का क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इस वर्ष का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो इस वर्ष का क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा। यानी कि यहां पर दोनों वर्षों का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना संभव है, और यदि ऐसा है तो आपको दोनों वर्षों के लिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की। फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और यहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दोनों वर्षों का निकाल लेंगे, लेकिन गाड़ी अटक जाएगी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन आपको बताया गया है कि यदि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रश्न में निकालना पॉसिबल ना हो तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लिया जाता है। तो यहां पर टोटल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो जो टोटल रेवेन्यू है 20 लाख और 24 लाख उसे ही लेंगे, लेकिन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की आपको गणना करनी होगी। तो यहां अगर बात करें तो प्रथम वर्ष का ओपनिंग और क्लोजिंग 4 लाख 5 लाख, जबकि दूसरे वर्ष का 5 लाख और 5,60,000। तो आइए पहले निकालेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्रथम वर्ष का 4 लाख, जबकि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल प्रथम वर्ष का 5 लाख। जब इसे हल करेंगे तो ये आएगा 4,50,000। यहां अगर बात करें तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 5 लाख है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 5,60,000 है।
जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 5,30,000। साथ ही साथ नोट, कुल विक्रय को ही सूचना के अभाव में क्या माना जाएगा, उधार बिक्री माना जाएगा। तो यहां अगर बात की जाए तो अब चलते हैं मेन फॉर्मूले में। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15-16 की है 20 लाख, और 20 लाख में आप भाग देंगे कितने का, 4,50,000 का। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है 4.44 टाइम्स। दूसरे वर्ष का अगर आप निकालें तो 24 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और 5,30,000 ट्रेड रिसीवेबल एवरेज है। जब इसे हल करते हैं तो ये आता है 4.53 टाइम्स। प्रश्न संख्या 16 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। दिए गए तुलन पत्र एवं अन्य सूचनाओं से निम्नलिखित अनुपातों का परिकलन कीजिए। ऋण समता अनुपात यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशो, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, और व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इन तीनों अनुपातों की आपको गणना करनी है। चलिए, सूचनाएं जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अंशधारक निधि में आपको अंश पूंजी दी गई है 10 लाख रुपए, आरक्षित एवं अधिशेष 7 लाख रुपए, अंश वारंट पर प्राप्त धन 2 लाख रुपए, दीर्घकालीन ऋण 12 लाख रुपए, और व्यापारिक देय जो करंट लायबिलिटीज है 5 लाख रुपए, और टोटल जो बैलेंस शीट का दे रखा है वो दे रखा है 36 लाख रुपए। संपत्तियों की बात करें तो मूर्त परिसंपत्तियां 18 लाख रुपए हैं, और करंट असेट्स के रूप में इन्वेंट्री यानी रहतिया, व्यापारिक प्राप्य यानी कि ट्रेड रिसीवेबल, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 लाख, 9 लाख और 5 लाख रुपए दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रचालन से आगम का जो मूल्य दिया गया है वो है 18 लाख रुपए। तो यहां अगर बात करें तो सबसे पहला जो अनुपात पूछा गया है वो पूछा गया है ऋण समता अनुपात, और ऋण समता अनुपात का जो मूल फॉर्मूला है वो है टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, यानी कि आपको दीर्घकालीन ऋण लेने हैं और साथ ही साथ शेयर होल्डर फंड लेना है। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर अंश पूंजी, आरक्षित एवं अधिशेष और अंश वारंट पर प्राप्त धन ये शेयर होल्डर फंड है। और अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म डेब्ट की तो केवल यहां पर जो दीर्घकालीन ऋण नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे जितनी भी मदें दी जाए वो सभी लॉन्ग टर्म डेब्ट कहलाते हैं। तो यहां पर लॉन्ग टर्म डेब्ट है 12 लाख रुपए। तो आइए पहला अनुपात निकालते हैं, ऋण समता अनुपात। मूल फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल ले लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस ले लीजिए, और साथ ही साथ ले लीजिए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो यहां बात की जाए तो इनका अमाउंट है 10 लाख, 7 लाख और 2 लाख रुपए। इनका योग अगर आप लगाएं तो इनका योग आता है 19 लाख, और लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको दिए गए हैं 12 लाख रुपए। मेन फॉर्मूले में वैल्यू को रख दीजिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट जो कि है 12 लाख रुपए एवं शेयर होल्डर फंड जो कि है 19 लाख रुपए, और जब इसका वैल्यू आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.63:1, यानी कि स्वामियों की तुलना में दीर्घकालीन ऋण 63% है, या 1 रुपए की तुलना में 63 पैसे हैं। अगला अनुपात जो इन्होंने पूछा है उसकी अगर हम बात करें तो अब इन्होंने जो दूसरा अनुपात पूछा है वो पूछा है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका मेन फॉर्मूला होता है
नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, तो यहां नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 18 लाख दे रखी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की गणना आपको करनी होगी। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहां अगर बात करूं तो करंट असेट्स अगर आपको देखें तो आपको 3 मदे नजर आ रही होंगी। 4 लाख रुपए का स्टॉक है, 9 लाख रुपए के ट्रेड रिसीवेबल हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 लाख है। यानी करंट असेट्स का योग जो है वो 18 लाख रुपए है, जबकि करंट लायबिलिटीज में एक ही मद है, ट्रेड पेबल 5 लाख रुपए। तो वर्किंग कैपिटल पहले निकाल लेते हैं। करंट असेट्स जिनका योग है 18 लाख और करंट लायबिलिटीज जो कि एक ही मद है 5 लाख, तो आपकी वर्किंग कैपिटल आती है 13 लाख। अब जैसा कि प्रश्न में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है 18 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल दी गई है 13 लाख रुपए, तो जब इस टर्नओवर को आप हल करते हैं तो ये आता है 1.38 टाइम्स। अगला अनुपात जो इन्होंने पूछा है वो है व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात का जो सूत्र है स्टूडेंट्स वो है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इस प्रश्न में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, इसलिए केवल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो कि आपको दिए गए हैं कितने, 9 लाख रुपए, उसी को रखकर आप ट्रेड रिसीवेबल की गणना करेंगे। दूसरी बात आपको चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, इस कारण आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है उसे ही क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानकर गणना कर लेंगे। तो यहां अगर बात करें तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया गया है वो दिया गया है 18 लाख रुपए और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो दिया गया है वो होगा 9 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि यहां पर एवरेज नहीं निकाला जाएगा क्योंकि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। तो आपका उत्तर आएगा 2 टाइम्स। हमने कुछ नोट्स लगाए हैं नीचे। सूचना के अभाव में कुल बिक्री को ही हमने क्या मान लिया है, उधार बिक्री। प्रश्न में प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य नहीं है, इस कारण से औसत व्यापारिक प्राप्य की गणना नहीं की जाएगी। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 17 पूरा होता है। अगले भाग में मिलेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।